हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोग सी यू टी पी जी एंडास की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप लोग सी यू टी रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। तो ग्रुप को एक बार जरूर चेक कीजिएगा। तो देखिए, काफ़ी दिन हो गया था मैंने सी यू टी पी जी एंडास के ऊपर कोई भी नया वीडियो नहीं डाला था। तो अगर आप लोग पहले से ही चैनल को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आप लोगों को मालूम होगा मैं सीपेट के ऊपर वीडियो, सीपेट पी जी एंडास के ऊपर वीडियो बना रहा था। खैर, अभी से आप लोगों का सी यू टी पी जी एंडास के ऊपर बैक टू बैक वीडियो आएंगे और कंटिन्यूसली आएंगे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें, ताकि मैं वीडियो डालते ही आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए, आज हम जो पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं एटीपी सिंथेसिस के ऊपर। हाँ, और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं मैं बता दूँ, आप लोग ऑलरेडी सी यू टी जो पी एंट्रेंस है उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाया है जिसका नाम है मिशन मिशन सी यू टी। ये नाम से आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे तो मिल जाएगा ये प्लेलिस्ट। वहाँ पे पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसको चेक कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे आई बटन पे मैं उसी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो खैर, एटीपी सिंथेसिस के ऊपर थोड़ा सा बता दूँ। हम लोग ओवरऑल ये जो पार्ट बायोकेमिस्ट्री के अंडर में आता है, यूनिट 3 बायोकेमिस्ट्री, और उसके अंडर में जो एटीपी सिंथेसिस है जिसको आप लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं, तो उसके ऊपर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, उससे पहले शुरू करने से पहले सिलेबस के ऊपर नजर डालते हैं। यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है, 2 कंप्लीट, अभी 3 का चल रहा है, और मैं जल्द से जल्द आपका बाकी कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ आप लोगों का जितने भी सारे रेस्ट जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं। जैसे कि मैंने कहा था बैक टू बैक वीडियो आएंगे, क्योंकि मैंने इस सभी के ऊपर बाकी जो रेस्ट टॉपिक्स है उस सभी के ऊपर मैंने बना लिया है पीपीटी, इसीलिए कुछ दिन तक नहीं आया था। तो अभी आप लोगों का बैक टू बैक आएगा, ठीक है। तो देखिए, अभी हम लोग बायोकेमिस्ट्री का ईटीएस लास्ट वीडियो में देखे थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अभी एटीपी सिंथेसिस देख रहे हैं। उसके बाद हमारा सीरीज इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, देन प्लांट साइंस, एनिमल साइंस, इस तरह से कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रोटॉन कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट इन व्हिच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में कौन से पार्ट में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा पाया जाता है? स्ट्रोमा में, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, लुमेन ऑफ थाइलाकोइड में, या फिर एंटेना कॉम्प्लेक्स में? सो इसका बहुत ही इजी आंसर है, वो है लुमेन ऑफ थाइलाकोइड। अगर आप लोग थाइलाकोइड देखेंगे इस तरह का होता है, और ये भी आपका यूनिट मेम्ब्रेन से बना है, लेकिन ये भी आप लोगों का डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। तो इसका लुमेन ये होता है, उसका लुमेन, ठीक है। सो लुमेन पार्ट में आप लोगों को प्रोटॉन का कंसंट्रेशन, एस प्लस आयन का कंसंट्रेशन आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है। और वो भी किस तरह से, कौन से प्रोसेस में? बाय केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अगर आपने पढ़ा होगा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जिसको दिए थे पीटर मिशेल ने, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों का यहाँ पे क्या होता है, एटीपी जनरेशन भी होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग एटीपी सिंथेसिस देखिए, फोटोसिंथेसिस के टाइम में भी होता है, रेस्पिरेशन के टाइम में भी होता है, तो दोनों में ये लागू होगा। उसके बाद साइक्लिक फोटोफॉस्फोर, ये फोटोसिंथेसिस का है। तो साइक्लिक फोटो लिख दिया है ना, लाइट के डिपेंडेंट हो गया। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आपने पढ़ा होगा, और एक नॉन साइक्लिक पढ़ा होगा। तो ये जो साइक्लिक वाला है वो किसके साथ एसोसिएट होता है विद द प्रोडक्शन ऑफ किसका? एटीपी, एनएडीपीएच, ऑक्सीजन, या फिर ऑल ऑफ द एबव। सो इसका राइट आंसर है वो है एटीपी के साथ वो एसोसिएट होता है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि ऑक्सीजन एंड एनएडीपीएच आपका नॉन साइक्लिक के लिए एप्लीकेबल है, वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, अभी रेस्पिरेशन का आ गया। केमी ऑस्मोसिस अकर्स इन, केमी ऑस्मोसिस रेस्पिरेशन में कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिजम, न्यूक्लियोप्लाज्म। बहुत ईजी सा सवाल है। आप लोग ये कहाँ पे होता है? बी, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में भी आप लोगों का केमी ऑस्मोटिक होता है, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस का होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन का होता है, ठीक है। और उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर केमी ऑस्मोसिस। केमी ऑस्मोसिस के लिए कौन सा वाला इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है? प्रोटॉन ग्रेडियंट का होना, मेम्ब्रेन का होना, प्रोटॉन पंप का होना, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा तभी तो हाई टू लो प्रोटॉन मूव करेंगे, हाई टू लो, ठीक है। और ये कौन सा सेंस में? उसका जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके सेंस में भी, और हाई एनर्जी से लो एनर्जी को भी मूव करेंगे, ठीक है। और प्रोटॉन पंप के थ्रू से ही मूव करेंगे। उसके बाद which of the following processes is responsible for generating a proton gradient across the thylakoid membrane? So इनमें से कौन सा प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल है जनरेट करने के लिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट को जनरेट करने के लिए थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के बीच में? तो कौन सा रेस्पॉन्सिबल? प्रोटॉन कैरियर ट्रांसपोर्ट H प्लस फ्रॉम स्ट्रोमा टू लुमेन, या फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन? एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट एट द स्ट्रोमा साइड रिमूव्स प्रोटॉन बाय रिड्यूसिंग एनएडीपी प्लस, या फिर ऑल ऑफ द अबव?
तो देखिए जो सारे मतलब प्रोसेसेस रेस्पॉन्सिबल है जनरेट करने के लिए प्रोटॉन, वो सभी के सभी होंगे ऑल ऑफ द अबव। प्रोटॉन कैरियर फ्रॉम स्टोमा टू लुमेन ये जनरेट करता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट करवाता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ये भी एक रेस्पॉन्सिबल है। उसके साथ एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम जो रेस्पॉन्सिबल होता है रिमूव प्रोटॉन करता है बाय रिड्यूसिंग एनएडीपी प्लस। एनएडीपी प्लस को रिड्यूस करके भी ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट करता है। उसके बाद प्रोटॉन कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट इन व्हिच पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन कंसंट्रेशन कहाँ पे, वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का पूछा था, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे आप लोगों को प्रोटॉन कंसंट्रेशन H प्लस आयन का ज़्यादा देखने को मिलेगा। मैट्रिक्स में, इनर मेम्ब्रेन में, आउटर मेम्ब्रेन में, या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, जिसको आप लोग पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, इसका दूसरा नाम ही है पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस। में PCS लिख दे रहा हूँ, ठीक है, पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस में, यानी कि आप लोग ये रहा आउटर मेम्ब्रेन और ये उसका इनर मेम्ब्रेन जो कि फोल्डेड एंड बहुत सारा फोल्डिंग दिखाता है, और इसमें आप लोगों को F0 F1 पार्टिकल देखने को मिलता है। तो ये जो गैप देख रहे हैं इसको कहा जाता है पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। मेम्ब्रेन के बीच में है ना, दो मेम्ब्रेन के बीच में। उसके बाद which part of ATP synthase forms the transmembrane channel। ATP synthase का कौन सा पार्ट ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल बनाता है? CF0, CF1, बोथ, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है वो है CF0। अगर आप लोग देखे होंगे ये रहा मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन में ये रहा उसका बेस, और ये रहा स्टॉक, और ये रहा उसका हेड। हेड को हम F1 जानते हैं, ठीक है, और यहाँ पे CF स्टैंड फॉर भी मैं बता दूँ, CF स्टैंड फॉर है कॉपलिंग फैक्टर बोला जाता है, कॉपलिंग फैक्टर बोला जाता है। और यहाँ पे और एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, ये F स्टैंड फॉर एक साइंटिस्ट के नाम पे था, और ये F का एक्चुअली में पूरा नाम है फर्नांडेज पार्नास कुछ है, ठीक है, बट यहाँ पे F स्टैंड फॉर फर्नांडेज, ठीक है, और यहाँ पे CF स्टैंड फॉर कॉपलिंग फैक्टर। तो खैर, तो ये रहा आप लोगों का हेड जिसको आप F1 पार्टिकल कहते हैं, ये स्टॉक है, और ये उसके नीचे बेस जिसको आप F0 कहते हैं, और इन दोनों को मिला के F1 F0 F1 पार्टिकल या फिर ऑक्सीजोम भी कहते हैं, ऑक्सीजोम भी कहते हैं, या फिर एटीपी सिंथेसिस भी कहते हैं, जिसका काम है एटीपी बनाना, एटीपी प्लस आईपी को कंबाइन करके। उसके बाद द एटीपी सिंथेसाइज बाय एटीपी सिंथेज प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन इज रिलीज टुवर्ड्स। जो जैसा कि मैंने कहा है, जो एटीपी बनता है एटीपी सिंथेज के द्वारा, जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में पाया जाता है, इज रिलीज टुवर्ड्स, कौन से एंड में एटीपी रिलीज करता है? जो एटीपी नेसेंटली बनता है एटीपी सिंथेज के द्वारा, वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में किस तरफ वो अपना एटीपी को रिलीज करता है? स्टोमा की तरफ, लुमेन की तरफ, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। तो इसका राइट आंसर है वो स्ट्रोमा की तरफ रिलीज करता है अपना एटीपी को, ठीक है। उसके बाद एटीपी सिंथेसिस बाय एटीपी सिंथेसिस इज ड्रिवेन बाय द मूवमेंट ऑफ। सो ये जो आपका एटीपी सिंथेसिस को ड्रिवेन कौन करता है? प्रोटॉन, एनएडीपीएच, इलेक्ट्रॉन्स, ऑल ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर है वो एक ही होता है, वो है एनएडी बोल रहा हूँ, प्रोटॉन होगा, ठीक है। प्रोटॉन ही है जिसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होने के बाद, कॉन्सेंट्रेशन मतलब हाई टू लो मूवमेंट होने के वजह से ही आप लोगों का क्या होता है? एटीपी जनरेट होता है, ठीक है। क्योंकि जब जब आपका प्रोटॉन एक एक मतलब यहाँ पे हेड दे के प्रोटॉन मूव करेंगे, तब तक आपका एटीपी बनता है। एडीपी प्लस पीआई कंबाइन करके एटीपी बनाता है, ये याद रखिएगा। इसीलिए आप लोग प्रोटॉन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हु प्रोपोज द केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑफ एटीपी सिंथेसिस? मैंने पहले ही बोल दिया था, पीटर मिशेल, ठीक है। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ NADH डिहाइड्रोजनेज? सो ये जो एंजाइम है NADH डिहाइड्रोजनेज, उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन है? NADH, FAD, NADPH, FMN। सो इसका जो राइट आंसर है वो है FMN, फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। तो देखिए पहले क्या होता है ना, NADH इनिशियली बाइंड करता है कॉम्प्लेक्स 1 के साथ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 के साथ, और 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है टू द FMN को 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, जो कि है उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये भी याद रखिए, प्रोस्थेटिक ग्रुप है। और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या बनाता है? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के बाद FMNS2 इसको क्या करता है? वो रिड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद इफ 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल इज एडेड टू टाइटली कपल्ड माइटोकॉन्ड्रिया दैट आर एक्टिवली ऑक्सीडाइजिंग सक्सिनेट डैश, मतलब 2 to 4 डाइनाइट्रोफिनॉल अगर ऐड किया जाए जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये एक्टिवली ऑक्सीडाइजिंग सक्सिनेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो विल कंटिन्यू बट एटीपी सिंथेसिस विल नॉट अकर। Electron flow will continue but ATP synthesis will be increased. Electron flow will cease but ATP synthesis will continue. Both electron flow and ATP synthesis will be ceased. तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा ना, उसमें आप लोगों का
मतलब सक्सीनेट और NADH टू ऑक्सीजन पास ऑन होगा इलेक्ट्रॉन, बट ATP सिंथेसिस मतलब नो ATP सिंथेसिस कुछ भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आप लोगों का ए, इलेक्ट्रॉन फ्लो विल कंटिन्यू बट ATP सिंथेसिस विल नॉट अकर। क्योंकि देखिए आप लोगों का जनरली क्या होता है, आप लोग जानते हैं जो ग्लूकोज, हमें थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड बता दूं। ग्लूकोज में जो हाई एनर्जी बॉन्ड रहते हैं, इसका एक्चुअली में रेस्पिरेशन काम क्या है, ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन करके एनर्जी रिलीज करना। तो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के द्वारा जो 2 पायरुविक एसिड रिलीज करता है, पायरुविक एसिड फिर क्रेब साइकिल में एंटर करता है, क्रेब साइकिल से बाद उसके बाद NADPH जो भी NADH जो भी रिलीज होते हैं, उनके पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि ETS दे के पूरा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके अल्टीमेटली ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, और आप लोग उसी बीच में ATP भी जनरेट हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में भी जनरेट होता है, क्रेब साइकिल में भी जनरेट होता है। तो ये आपका आखिर में वो सब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की तरफ सब कोई ATP जनरेट कर लेता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो ये जो कंपाउंड आप ऐड करोगे 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो को तो कंटिन्यू करवाएगा लेकिन ATP सिंथेसिस को नहीं बनने नहीं देगा। ठीक है, ये उसका राइट आंसर। उसके बाद इफ द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वाज अनकपल्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया देन देयर इज अ और ए। तो अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को अनकपल्ड किया जाए माइटोकॉन्ड्रिया में तो क्या होगा, डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ATP इन द माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्रीज ऑक्सीडेटिव रेट, या फिर इंक्रीज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आप लोगों का क्या होगा, देयर इज इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज होगा। तो इसमें आप लोगों का क्या होगा, इंक्रीज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का कंसंट्रेशन बढ़ते चलेगा। ठीक है, जब आप लोगों का अनकपल्ड होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद नेक्स्ट, इफ रोटेनन इज एडेड टू द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देन, अगर रोटेनन कंपाउंड आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रियल का ETS में या फिर ETC में डाला जाए तो क्या होगा, सक्सिनेट ऑक्सीडेशन रिमेन्स नॉर्मल, PO रेशियो of NADH is reduced from 3:1 to 2:1, या फिर आप लोगों का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज अनकपल्ड एट साइट 1, या फिर रेट ऑफ NADH ऑक्सीडेशन इज डिमिनिश्ड टू 2/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। देखिए रोटेनन कुछ ऐसा खास फर्क नहीं डालेगा, उस ऑक्सीडेशन सक्सिनेट ऑक्सीडेशन रिमेन्स नॉर्मल, वो नॉर्मल ही रहेगा। ठीक है, कोई उसमें कोई चेंजेस या फिर रेशियो में कोई ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद which of the following takes place in the substrate level फॉस्फोराइलेशन। आप लोग जानते होंगे एक है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, OP जिसको कहते हैं, SLP जो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे कौन सा वाला होता है, SLP में ऑक्सीडेशन ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट इज लिंक टू सिंथेसिस ऑफ मोर देन 180 मोलिक्यूल, हाई एनर्जी इंटरमीडिएट कंपाउंड्स कैन नॉट बी आइसोलेटेड, ओनली माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्शन पार्टिसिपेट इन ATP फॉर्मेशन, या फिर सबस्ट्रेट रिएक्ट टू फॉर्म ए प्रोडक्ट कंटेनिंग हाई एनर्जी बॉन्ड। तो देखिए आप लोग एक्चुअली में क्या होगा, SLP में सबस्ट्रेट रिएक्ट टू फॉर्म ए प्रोडक्ट कंटेनिंग हाई एनर्जी बॉन्ड, ये होता है SLP में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस डज नॉट इन्वॉल्व। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस इनमें से कौन सा चीज को इन्वॉल्व नहीं करता, ओनली प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट इज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड, अदर पॉजिटिवली चार्ज आयन कैन डिफ्यूज फ्रीली अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, डज नॉट लिखा है ना। हाँ, ATP एक्टिविटी इज रिवर्सिबल, प्रोटॉन फ्लो इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ ATP एंड PI, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बाय द रेस्पिरेटरी चेन पंप्स प्रोटॉन आउट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। सो डज नॉट इन्वॉल्व, ये कौन सा डज नॉट इन्वॉल्व है आपका, ओनली प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट इज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड, अदर पॉजिटिव चार्ज आयंस कैन डिफ्यूज फ्रीली अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये डज नॉट मतलब ये इन्वॉल्व नहीं करता केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वन हैविंग हाईएस्ट रिडक्स पोटेंशियल। तो इनमें से कौन सा है जिसका सबसे ज़्यादा रिडक्स पोटेंशियल है, रिडक्स यानी रिडक्शन ऑक्सीडेशन करवाना। तो यूबिक्विनोन ऑक्सीजन, या फिर FMN NAD। तो सबसे इजी है ये, और ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, ये है आंसर, ऑक्सीजन होगा। आप लोग जानते हैं ना, ऑक्सीजन आप अल्टीमेट रिसीव करता है जो कि लास्ट में जो कि साइटोक्रोम A3 से इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन ही रिसीव करता है ना आप लोगों का। अगर इस ऑक्सीजन को हटा देंगे तो आपका पूरा जो प्रोसेस है वो बन जाएगा एनारोबिक, क्या जानते हो, वो ग्लाइकोलिसिस पे ही स्टॉप हो जाएगा। इसी ऑक्सीजन के वजह से बाकी सारा स्टेप होता है, क्रेब साइकिल, ETS, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, वो सब होता है। तो खैर यहाँ पे ऑक्सीजन के मतलब ऑक्सीजन का ज़्यादा रिडक्स पोटेंशियल होने की वजह से पूरा जो साइकिल है पूरा पाथवे रन करता है। उसका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, साइटोक्रोम B, कोएंजाइम Q, FMN, FAD। तो इसका राइट आंसर है वो है साइटोक्रोम B।
ठीक है, यही एक लौता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ये था कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन एटीपी सिंथेसिस, या फिर जिसे आप लोग कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन केस ऑफ रेस्पिरेशन। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके दोस्त वगैरह जो भी सीयूटी पीजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। और मैं आप लोगों को जितना जल्दी हो सके बैक टू बैक आज ही मैं जितना हो सके वीडियो अपलोड करूँगा, फिर आप लोग कंटिन्यू कल परसों इस तरह से खत्म कर दूंगा बहुत फटाफट। इसलिए आप लोग पूरा चैनल पर बने रहिए और कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कीजिए। आपका अभी एक ही काम है, आप थ्योरी पढ़ो और प्रैक्टिस करो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चैनल पे आओ देखो, ठीक है। और मैं ये भी सजेस्ट करूंगा सीपेट के लिए जूलॉजी बॉटनी जो भी आपको देखना है वहाँ पे भी मैंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उसको भी थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों का लाइफ साइंस है, ओवरऑल आप लोगों का लाइसेंस है, ठीक है। और कोई क्वेरी वगैरह है या फिर क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, वो भी जल्द से जल्द।